18,000 मुसलमान फुल स्पीड कुवैत के पहले शहर कज़ीमा की तरफ रवाना हुए। ये देखकर कुवैत का गवर्नर भी अपनी 30 या 40 हजार की फौज लेकर उसी शहर की तरफ रवाना हुआ जहाँ मुसलमान जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी सारी फौज वहाँ पहुंची, उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी हुफैर पहुंच चुके हैं। तो कुवैत का गवर्नर भी वापस उसी सिटी की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनकी फौज वापस हुफैर पहुंची, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लेकर वापस पहली सिटी कज़ीमा की तरफ चले गए और वहाँ पहुंचकर सारे आराम करने लगे। तो वो दोबारा अपनी सारी फौज लेकर वापस कज़ीमा की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी फौज बिल्कुल थक हार कर कज़ीमा पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने मुसलमानों की सारी फौज बिल्कुल रेडी उनका इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से इस फौज को रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। ये सब खालिद बिन वलीद की जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को जंग से पहले ही इतना थका दिया जाए कि वो जंग के दिन लड़ने के काबिल ही ना रहे। नाउ मुसलमानों की फौज और पर्शियन एम्पायर की फौज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर थी और उनकी आर्मी को दुनिया की बेस्ट आर्मी समझा जाता था। लेकिन इतनी प्रोफेशनल फौज होने की वजह से इनका बॉडी आर्मर और सामान हमेशा बहुत ज्यादा और बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से उनकी फौज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत मुश्किल होती। जिसके मुकाबले में अरब फौज कोई फौज नहीं बल्कि बस आम मुसलमान थे और इनका आर्मर और सामान बहुत सिंपल और हल्का होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बाकी फौजों से बहुत तेज होती थी। इस बात का खालिद बिन वलीद को बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर हमें पर्शियन एम्पायर से जीतना है तो नंबर्स और ताकत से तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपनी स्पीड यूज करनी पड़ेगी। और इसी स्पीड को यूज करते हुए उन्होंने बहुत तेजी से रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे सुपर पावर्स को गिरा दिया था। आखिर पर्शियन फौज और मुसलमानों की फौज तारीख में पहली दफा आमने सामने हुई। सबसे पहले ईरान के जनरल अपनी फौज से आगे बढ़े और मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को अकेले लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शिया की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहे होते और हजारों लोगों के क्राउड अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाते। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला उस पर्शियन जनरल से लड़ने गए, लेकिन पर्शियन फौज से अचानक 2 लोग आकर अपने जनरल के साथ मिल गए। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक और मुसलमान की मदद के साथ इन तीनों को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी बगैर किसी जनरल के लड़ रही और सामने मुसलमान इंसानों की तारीख के सबसे बड़े जनरल्स में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें क्रश कर दिया और ये सारा इलाका फतह कर लिया। पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों की तरफ एक और फौज भी भेजी खालिद बिन वलीद, और मुसलमानों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कंट्रोल में आया और पहली बार इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन की तरफ जाने लगा। खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जंग जरूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारा। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद के जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात कि आज 1400 साल बाद पूरी दुनिया उन्हें याद करती? लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने स्पाइस जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये स्पाइस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबुल्ला की तरफ जाने लगे। उबुल्ला कुवैत से बाहर एक इलाके में जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है। नाउ एक तरफ मुसलमानों की 17,000 की फौज खड़ी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से
पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोज, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं तो वो जंग छोड़कर भागने लगे, लेकिन एज वी नो उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दी। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती, मतलब लूट, प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाए, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था, लेकिन आज के बाद यहाँ सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी, लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जिजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहाँ की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जिजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते हैं, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करते जाते हैं। नाउ मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से दो नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया।